इस वीडियो में मैं ग्लैंड फार्मा कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। इस कंपनी का शेयर का प्राइस करंटली 3000 पे ट्रेड कर रहा है और ईयर टू डेट आप देखिए 22% की गिरावट आ चुकी है। इस कंपनी का और डीवीज लैब्स का पी रेशियो 40 के आसपास है। मतलब जितना महंगा डीवीज लैब्स ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, उतना ही महंगा ये भी ट्रेड करता है। अब जरा सोचिए, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि डीवीज लैब्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उतने ही प्राइस पे ये कंपनी भी ट्रेड कर रही है। मतलब कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो मार्केट इतना वैल्यूएशन दे रहा है इस कंपनी को। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है और मैंने कोशिश की है कि आपको आसान सी लैंग्वेज में समझा सकूं कि फार्मा इंडस्ट्री का जो बिजनेस होता है वो किस तरह का होता है, जो अलग अलग कंपनीज हैं वो किस बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कुछ दवाओं का नाम जो कि आप जानते होंगे, और मैंने जानबूझ के ये नाम सेलेक्ट किया है जिससे आपके लिए समझना इजी हो जाए। सबसे पहले ये क्रोसिन, फिर डोलो और डिस्प्रिन सर दर्द के लिए, ये फीवर और दर्द के लिए। ये जो क्रोसिन, डोलो और डिस्प्रिन है, ये एक ब्रांड है। कोई कंपनी बनाती है और इसे ब्रांड नेम दे दी, मार्केटिंग करती है और ये दवाएं जो हैं बिकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है। अब ये जो दवाएं हैं, ये बनती किन से हैं? जेनेरिक से बनती हैं। जेनेरिक मतलब देखिए ऐसा होता है कि क्रोसिन भी पैरासीटामोल यूज कर रही है, डोलो भी पैरासीटामोल ही यूज कर रही है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। तो इनका जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली सेम ही है। अब जैसे डिस्प्रिन यूज कर रही है एस्पिरिन, कोई और भी दवा हो सकती है, कोई और ब्रांड हो सकती है जो कि एस्पिरिन यूज करे। हैं ऐसी बहुत सी ब्रांड जो एस्पिरिन ही यूज करती हैं। तो ये एक तरह से देखिए फॉर्मुलेशन है जो कि जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब कई सारी दवाओं में जो यूज किया जा सके, तो इसीलिए इसको जेनेरिक कहते हैं। और जेनेरिक भी किसी न किसी चीज से तो बनता ही है, ऐसा तो है नहीं कि ये पहले से बना हुआ रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल जिससे बनता है उसका भी नाम पैरासीटामोल है। एस्प्रिन जिससे बनता है उसको बुलाते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब जिनसे जेनेरिक बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, जिसे हम एपीआई बोलते हैं। मैंने ये तीन आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं आगे वीडियो में इनका यूज करूंगा। आप अभी समझ लेंगे तो आपके लिए आगे वीडियो को समझ पाना इजी हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ब्रांड और जेनेरिक में डिफरेंस क्या है। देखिए, क्रोसिन पैरासीटामोल ही है, बस नाम बदल दिया। डोलो भी पैरासीटामोल है, बस नाम बदल दिया। उसी तरह डिस्प्रिन एस्प्रिन ही है, बस नाम चेंज कर दिया। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, कंपनी जब कोई ब्रांड बनाती हैं, कोई दवा मार्केट में लॉन्च करती हैं, तो उसके लिए आर एन डी करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो जब कंपनी ये दवाएं मार्केट में लॉन्च करती हैं, क्रोसिन, डोलो, डिस्प्रिन, तो वो ये चाहती हैं कि मार्केट में लॉन्च होते ही तुरंत इन दवाओं की कोई कॉपी ना कर दे। अगर कोई कॉपी करके वो भी सेल करने लगा तो ये कंपनी तो लॉस में हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने खूब सारा पैसा लगाया इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जैसे ही मार्केट में ये लाए तो तुरंत उसको कोई और कॉपी करके सेल करने लगा, तो इन कंपनियों का घाटा हो जाएगा। तो ये कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, इन दवाओं को लॉन्च करती हैं मार्केट में, साथ ही में आईपी के थ्रू ये फॉर्मूले को प्रोटेक्ट करवाती हैं। जो भी पैसा लगता होगा, तो एक तरह का एग्रीमेंट बनता है, और जिसे हम कहते हैं आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा किया, पैसा दिया और एग्रीमेंट बनवाया कि मैंने क्रोसिन मार्केट में लॉन्च किया है, लेकिन आगे 10 साल तक इसे कोई कॉपी ना कर पाए। तो 10 साल तक ये आराम से, ये कंपनी जो क्रोसिन लॉन्च की है वो एंजॉय करेगी, क्रोसिन सेल करेगी। लेकिन 10 साल बाद जब वो एग्रीमेंट आईपी वाला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला एक्सपायर हो जाएगा 10 साल बाद, तो क्रोसिन का जो भी फॉर्मूला है, मतलब पैरासीटामोल से जो बन रही है, जो भी फॉर्मूला क्रोसिन का है, वो 10 साल बाद कोई भी और कॉपी कर सकता है और जेनेरिक नाम से सेल कर सकता है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट पैरासीटामोल लें या फिर क्रोसिन लें, बात बराबर है, दोनों से फीवर उतरता है। लेकिन क्रोसिन पहले लॉन्च हुई होगी तो उसका जो जेनेरिक होगा वो मार्केट में नहीं बिक पाता होगा। 10 साल बाद जेनेरिक आने लगा क्योंकि वो एग्रीमेंट खत्म हो गया।
तो यही डिफरेंस है ब्रांड और जेनरिक में। ब्रांड भी बेसिकली एक तरह से वही काम करती हैं जो जेनरिक करती हैं, बस उनका नाम अलग होता है। ठीक है। और क्या होता है जनरली, देखिए जो ब्रांड होती हैं वो ज्यादा महंगे दाम पे मार्केट में मिलती हैं और जेनरिक थोड़ा सस्ती होती हैं। तो ब्रांड का पैसा ज्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाती है कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये डिफरेंस है। पहले कोई भी ब्रांड लॉन्च होती है मार्केट में, फिर जो भी उसका एग्रीमेंट है जब वो एक्सपायर होता है तो वही जो है जेनरिक बन जाती है और उसे कोई और कंपनी भी सेम फॉर्मूला यूज करके मार्केट में लॉन्च कर सकती है। ये था डिफरेंस ब्रांड, जेनरिक और एपीआई के बीच में। अब आप देखिए कि करस्पॉन्डिंग कंपनीज कौन सी हैं जो इन मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। जैसे ब्रांड कौन सी कंपनीज बना रही हैं, फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, ये ब्रांड बनाती हैं। जेनेरिक में बिजनेस कौन करती है? ग्लैंड फार्मा करती है। डीवीज लैब्स किस फील्ड में ऑपरेट करती है? एपीआई के फील्ड में ऑपरेट करती है। तो देखिए, डीवीज लैब्स जिस जगह पे ऑपरेट कर रही है उस जगह पे ग्लैंड फार्मा नहीं ऑपरेट कर रही है। तो इनमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। हाँ, कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन मेजर वे में अगर आप देखें तो ये दोनों कंपनी एक दूसरे से compete नहीं कर रही हैं, दोनों अलग अलग फील्ड में ऑपरेट कर रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लैंड फार्मा जेनेरिक में ऑपरेट करती है, लेकिन जेनेरिक के भी दो पार्ट हैं, क्योंकि दवाएं तो दो तरह की हो सकती हैं, एक टैबलेट्स और एक इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स मतलब ये जो लिक्विड है ये सिरिंज के थ्रू हमारे बॉडी में डाला जाता है, तो ये जो लिक्विड है ये बनाती है, इसे बोलते हैं इंजेक्टेबल्स। तो देखिए कितना नीश मार्केट है ये। पहला जेनेरिक, और जेनेरिक में भी सिर्फ इंजेक्टेबल्स। तो इस बिजनेस में ग्लैंड फार्मा ऑपरेट करती है। इस कंपनी का लास्ट 10 इयर्स में रेवेन्यू का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 20%, और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 24% से। कंपनी डेट फ्री है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% के ऊपर है। 2014 में ओरल मेडिसिन यानी टैबलेट्स का जो मार्केट शेयर था वो 50% था और इंजेक्टेबल्स का मार्केट शेयर 32% था। लेकिन 2019 में देखिए, इंजेक्टेबल्स का मार्केट शेयर 32 से बढ़ के 39 हो गया और ओरल मेडिसिन का डिक्लाइन हो गया, 50 से घट के 45% हो गया। इसका मतलब यह है कि इंजेक्टेबल्स की ग्रोथ मेडिसिन मतलब टैबलेट से ज्यादा है। अब इस पॉइंट को आप इस कंपनी का मोट समझ लीजिए, मतलब एक ऐसी स्पेशल चीज जो कुछ ही कंपनियां कर पाती हैं। इंजेक्टेबल्स का नेचर स्टेराइल होता है, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई जर्म्स नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है, सारी कंपनियां नहीं कर पाती हैं। तो इसमें बैरियर टू एंट्री हाई होती है, सारी कंपनियां नहीं आ पाती हैं। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ग्लोबली। और क्योंकि कम प्लेयर्स होते हैं, ये बिजनेस बहुत ही टफ है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। इसी की वजह से जो इनका प्रोडक्ट होता है उस पे इनको हाई मार्जिन मिल जाता है। इनके पास प्राइसिंग पावर होती है क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट में सप्लाई कम होती है। तो ये सारे बेनिफिट हैं जो इस कंपनी को मिलते हैं। ग्लैंड फार्मा का प्रॉफिट मार्जिन 45% के ऊपर है। नॉर्मली कंपनीज का 20% होता है और 20% अच्छा माना जाता है, लेकिन सोचिए ये 20% से भी कितना ज्यादा है इसका प्रॉफिट मार्जिन। जेनेरिक इंजेक्टेबल का जो शेयर है वो है 30%, और अभी भी मार्केट में 70% मेडिसिन डोमिनेट जो करती हैं वो होती हैं इनोवेटर्स। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि पहले क्रोसिन बनेगी, और क्रोसिन का जो पेटेंट है वो मान लीजिए 10 साल तक का है, 10 साल बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगी तो उसका फॉर्मूला कोई भी और कंपनी यूज करके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो उसी तरह देखिए, क्योंकि ये 70% ज़्यादा है 30% से, तो अभी मान लीजिए ग्लैंड फार्मा इन 30% से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्ट बना रही है। बाद में आज से 5 साल 10 साल बाद जब ये 70% का पेटेंट एक्सपायर होगा तो वो फॉर्मूला भी ग्लैंड फार्मा फ्यूचर में यूज़ करके अपने नए नए प्रोडक्ट बनाएगी। जेनेरिक इंजेक्टेबल का जो मार्केट
ग्रो हो सकता है, वो हो सकता है 16% से 2024 तक। उसका रीज़न यही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो 70% हैं इनका भी पेटेंट एक्सपायर होगा और उसके बाद उनका फॉर्मूला भी ये कंपनी यूज़ कर पाएगी नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, इसलिए जल्दी यूएस एफडीए अप्रूव नहीं करती नए नए प्लेयर्स को। इस बिजनेस में जल्दी एंट्री नहीं मिल पाती है, हाई बैरियर टू एंट्री है इस बिजनेस में। उसके बाद इनको हाई क्वालिटी भी चाहिए होती है और हाई कैपिटल कॉस्ट भी है, इस वजह से भी नई नई कंपनीज नहीं आ पाती हैं। तो इस चीज़ का मज़ा ये जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो उठाती हैं। ग्लैंड फार्मा का 80% रेवेन्यू का आता है एक्सपोर्ट से, और उसमें 65% यूएस से आता है, इंडिया से 16% आता है। 90% इनका रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट की सेल्स से, और 10% आता है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इनके टॉप 5 कस्टमर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 50% टोटल सेल्स का, यानी रेवेन्यू का। ये थोड़ी बहुत चिंता की बात है कि ये कंपनी, मतलब इसका 50% रेवेन्यू जो है सिर्फ 5 कस्टमर पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जो ये 5 कस्टमर हैं इनसे लॉन्ग टर्म का अग्रीमेंट कर रखा है इन्होंने, और ये एवरी ईयर एक मिनिमम ऑर्डर प्लेस करते ही करते हैं, ऐसा अग्रीमेंट का पार्ट है। तो आगे तो इन्हें नए कस्टमर मिलेंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर भी लॉन्ग टर्म वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये अगले ही महीने बोल दिया कि भाई मुझे अब लेना नहीं है आपसे, कोई डील नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, ये कंपनी बी टू बी पे फोकस ज़्यादा करती है, और बी टू बी इनका बिजनेस जो है वो 95% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू का। अब ये प्रोडक्ट तो बना देते हैं, और जिसके लिए बनाते हैं वो कंपनीज अपना लेबल लगा देती हैं उस प्रोडक्ट पे और उसे कंज्यूमर्स को बेचती हैं, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं और बाकी कंपनियों को दे देते हैं प्रोडक्ट बना के। ये कंपनी हर साल 20 से 25 न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करती है, जो ये दिखाता है कि इनका आर&डी कितना अच्छा है। और ये जेनेरिक बनाती है, जो इनके प्रोडक्ट होते हैं जेनेरिक होते हैं, तो इनको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। जो इनकी ज़रूरत है एपीआई की, 2/3, उस ज़रूरत का 2/3 ये खुद से ही बनाते हैं। इनके खुद के प्लांट भी हैं एपीआई के, वहाँ से फुलफिल हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो क्वालिटी भी अच्छी रहती है, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल है एपीआई जो कि ये खुद ही बना रहे हैं, तो क्वालिटी अच्छी रहेगी। और सप्लाई भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि कितना इन्हें चाहिए। और ये दोनों मिला के क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाता है इस वजह से इस कंपनी का। और क्योंकि इसका फोकस कंप्लीटली स्टेराइल इंजेक्टेबल्स पे है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, उस वजह से भी इनका मार्जिन हाई रहता है, जो कि 45% के ऊपर है, और अपने कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट मार्जिन है। इसके टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 3 प्लांट्स का यूज ये करते हैं एपीआई बनाने में। और एपीआई जो है, मैंने जैसे कि बताया अभी कि 2/3 इन प्लांट से फुलफिल हो जाता है एपीआई का रिक्वायरमेंट, और रिमेनिंग 1/3 जो है ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इस कंपनी के पास 3791 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से 31% सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, और ये अपने रेवेन्यू का 5 से 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि देखिए, क्वालिटी और कंप्लायंस का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि इन्हें आज तक, अभी तक कोई वार्निंग लेटर नहीं मिला है रेगुलेटरी से। मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पिक्चर आप, ये अभी 3 दिन पुरानी है। ऑरबिंदो फार्मा का शेयर गिरा 4%, क्योंकि इन्हें अथॉरिटी से, जो कि यूएसएफडीए है, उन्होंने 6 ऑब्जर्वेशन किए हैं। मतलब या तो प्रोडक्ट में या फिर प्रोसेस में उन्होंने पाया कि 6 जगह कुछ तो कमी है, उसको सही करना होगा। तो देखिए, अभी 3 दिन पुरानी ही बात है, मैंने देखा कि इस कंपनी को लगभग हर साल कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मिलते रहते हैं यूएस एफडीए से। और इस कंपनी को, ग्लैंड फार्मा को, अभी तक कोई भी वार्निंग लेटर नहीं मिला है रेगुलेटरी का, जब से ये स्टार्ट हुई है ये कंपनी।
ये कंपनी चार अलग अलग बिजनेस मॉडल के थ्रू ऑपरेट करती है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस आईपी बेस्ड मॉडल। इसमें ये क्या करते हैं, किसी और कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ तक कि लाइसेंस लेने का काम भी यही करते हैं। दूसरी कंपनी को कुछ भी नहीं करना होता, उनको सिर्फ लेबल लगा के मार्केट में सेल करना होता, बस इतना ही करना होता है। और इस बिजनेस के लिए ये देखिए इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है इस बिजनेस में, 65%। मतलब नॉर्मल जो कंपनी का होता है 20%, इसका 65% है इस बिजनेस मॉडल के अंडर में, ये जो बी टू बी आईपी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। सेकेंड मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें ये सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। इस बिजनेस मॉडल के अंडर में इनका प्रॉफिट मार्जिन जो जनरेट होता है 55% होता है। थर्ड मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये ऊपर के दोनों से कैसे डिफरेंट है, देखिए ऊपर के दोनों में नया प्रोडक्ट बन रहा था, और इसमें जो है, इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, उसका लाइसेंस भी है, तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जनरली इंडियन मार्केट के लिए अडॉप्ट करते हैं ये वाला बिजनेस मॉडल, ये जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिल और फिनिश सर्विसेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, और जितना ये करते हैं उसी हिसाब से पर यूनिट मैन्युफैक्चर के हिसाब से इनको पेमेंट भी मिल जाता है। अब ये पहले तीन बिजनेस मॉडल बी टू बी थे, ये लास्ट वाला जो है बी टू सी है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ये अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में सेल करते हैं। इसके लिए इंडिया में इनके पास 200 एम्प्लॉयज हैं, और ये इंडिया के मार्केट के लिए ही करते हैं। उसमें इनके ये प्रोडक्ट्स हैं हैप 5, हैप 25 और ये दो। इसके थ्रू ये जो रेवेन्यू आता है वो 4% होता है इनके टोटल रेवेन्यू का। इस कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ कहां कहां से मिल सकती है, सबसे पहली चीज ये है कि इस कंपनी का स्टेक 50% स्टेक ले रखा है फोसुन फार्मा ने, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ग्लैंड फार्मा भी चाइनीज कंपनी है, और इस चीज का फायदा ग्लैंड फार्मा को बहुत होगा फ्यूचर में। करंटली तो हो ही रहा है, फ्यूचर में भी होगा। कंपनी जो है ग्लैंड फार्मा, फोसुन फार्मा के साथ जो रिलेशनशिप है उसका यूज करके चाइना के मार्केट में ऑपरेट कर सकती है, और इन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है। अब ये चाइना के मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं। फोसुन फार्मा के पास बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जो कि ग्लैंड फार्मा भी यूज कर सकती है, क्योंकि आखिरकार फोसुन फार्मा प्रमोटर ही तो है इस कंपनी का। बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल का यूज करके बनते हैं, एनिमल के ग्लैंड्स का यूज करके, और इसीलिए ग्लैंड फार्मा कंपनी का नाम ग्लैंड रखा गया। ग्लैंड फार्मा ने बोला है कि वो कंटिन्यूसली एक्विजिशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है, और वो इंटरेस्टेड भी है ऐसी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए जो एपीआईज बनाती हैं। पॉइंट ये है कि ये दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके भी ग्रो करेंगे फ्यूचर में, और उसके बाद ऑलरेडी इनका प्रेजेंस यूएस मार्केट में है, जिसमें ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके भी ग्रो करेंगे फ्यूचर में। तो ये मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स बता दी आपको, और बेसिकली अब मैं ये वीडियो ख़त्म करने के पहले यही बोलना चाहूँगा कि देखिए अभी मार्केट क्रैश में इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। फार्मा कंपनीज खूब सारी गिरी हुई हैं, लेकिन जैसे देखिए अच्छी कंपनीज में डीवीज लैब्स हो गई है, इसमें थोड़ा अमाउंट बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्लैंड फार्मा में भी थोड़ा अमाउंट बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप एक बजट बना लीजिए और थोड़ा सा पैसा डीवीज लैब्स में लगाइए, थोड़ा सा ग्लैंड फार्मा में लगाइए। देखिए ये अलग अलग वर्टिकल्स में ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो फार्मा में जो भी बूम आएगा फ्यूचर में, आप अगर दोनों ही कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको पूरा का पूरा फायदा मिल पाएगा फार्मा इंडस्ट्री से।